Hello my very dear CMA intermediate students. In this video we are going to discuss the most awaited paper of your December 24 attempt, that is management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ट्रिकी पेपर आया था, लेंदी पेपर आया था. इट आई मे से कि इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेवल को उसने क्रॉस कर दिया है December 24 के अंदर. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. The MCQ part which I have already covered in another video, और वो वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो एंड आई बटन में भी देख सकते हो. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सेक्शन बी वाला पार्ट विच स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 एक एक सॉल्व करके. सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे. So coming to your question number 2A, ideally if I would have been at your place, question number 2 में अटेम्प्ट करती थी. अगर मैंने MCQ वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इनमें से आप कौन से सेट ऑफ क्वेश्चंस चूज़ कर सकते थे सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका टाइम भी सेव होता था और जिससे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाते थे. बिकॉज पेपर देखने के बाद जो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था बड़ा वाला, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन था बड़ा वाला, ऑफकोर्स देख के हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है अपने आप से भी एंड पेपर से भी, और ये हुआ ही होगा. उस सिचुएशन में वाइजली चूज करना वॉज अ टास्क. आई एम विद यू इन दिस, बट अपने को तो पास करना है अटेम्प्ट. तो वी कुड हैव चोजन द करेक्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मार्क्स देते थे. उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मैं वो भी आपको साइमल्टेनियसली बताते जाती हूँ. एज ऑलवेज आई से कि थ्योरी सेव्स योर अटेम्प्ट, थ्योरी गिव्स यू मार्क. और ये क्वेश्चन नंबर 2A थ्योरी पे आया हुआ है, लिखा हुआ बहुत भारी की इंग्लिश में, बट कहना कुछ नहीं चाहते. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू कॉस्ट अकाउंटिंग. ऑफकोर्स उन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है. देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन, कुछ बाउंड्रीज है उनमें, मतलब कुछ डिफरेंसेस है उनमें. आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस फ्रेम करके देना था इन टेबल फॉर्म, जो हम बचपन से डिफरेंशिएट करते हैं वो. सो ये अपनी थ्योरी बुक का भी चैप्टर नंबर 1 का पहला ही क्वेश्चन है, ऑलरेडी कवर्ड इन योर बुक्स. आई हैव ऑलवेज सेड कि चैप्टर नंबर 1 से एक हाथ थ्योरी ऐसी आती है जो आपको मार्क्स देकर जाएगी. तो ये वो थ्योरी आंसर है. कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली बस डिफरेंशिएट करके देना था, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग कर सकते थे. अप्लाई कहाँ पे होता है, उनका स्कोप किस. कॉस्ट अकाउंटिंग एक नैरोअर टर्म है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ब्रॉडर है, जिसके अंदर और भी कई चीज़ें आती है. मेजरिंग ग्रिड, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स देखता है, ग्रुप 1 का कॉस्टिंग, लेकिन ग्रुप 2 का कॉस्टिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखता है. सबसेट की बात कर लो, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग तो है लेकिन मैनेजमेंट की नहीं है, डिपेंडेंस, यूज्ड फॉर, और इस टाइप के आप आराम से खुद से फ्रेम करके भी लिख सकते थे. ऐसा नहीं था कि ये वर्ड टू वर्ड मैच करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफ्रेंसिएशन है, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लासेस, राइट. तो ये आपका एक काम हो गया. उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2B की. क्वेश्चन नंबर 2B आपका ABC कॉस्टिंग है. आपको अगर याद होगा तो हमने ये रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है. हम लोगों ने जब हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के रिविजन्स यूट्यूब पे चल रहे थे, उसके अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों के जो गलती से भी मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट डिफिकल्ट आ गया, तो मैंने बोला था कि आपको कौन से चैप्टर्स बचाते हैं. मैं आपको एंड में वो भी समझाती हूँ. एंड वन ऑफ दोज चैप्टर इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये आया हुआ था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा अटेम्प्ट कर पाते थे. मान लो आप थ्योरी नहीं भी करके गए थे, फिर भी अपने खुद के कॉमन सेंस से कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ पॉइंट्स तो लिख ही सकते थे, भले ही आप पूरा ना लिख पाओ. तो 2B तो आपने छोड़ने जैसा क्वेश्चन था ही नहीं. अगर मैं पूरे पेपर की बात करूँ तो ये वन ऑफ द वो सम है जो आपको मार्क्स देने वाला है. लेट अस डिस्कस इट ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 2B आपको ये कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट बना रही है, P, Q एंड R, विच आर सिमिलर इन नेचर. ठीक है, यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन रन ऑफ 100 यूनिट्स, यानी एक रन में 100 यूनिट बन रहे हैं. P एंड R रिक्वायर बोथ मशीन आवर्स एंड असेंबली आवर्स. ठीक है, लेकिन क्यू जो है उसको सिर्फ मशीन आवर्स चाहिए.
द ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, आपको फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे ओवरहेड्स यानी कि खर्चे दे दिए जिनको अपने को अपोर्शन करने हैं, बांटने हैं। द डेटा रिलेटेड टू द 3 प्रोडक्ट, देखो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स भी दे के रखे हैं, आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दे दिया है, मशीन आवर्स दे दिए, असेंबली आवर्स दे दिए हैं, कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दे दिया है, और नंबर ऑफ रिक्वेजिशन रेज्ड ऑन स्टोर्स ये भी आपको दे दिया है। फिर अगर हम और यहाँ पर आएंगे तो कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट, मतलब क्या, जो टोटल एक्टिविटी का कॉस्ट है उसको कॉस्ट ड्राइवर रेट से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। यूज फॉर ट्रेसिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट, तो कॉस्ट ड्राइवर निकाल के देना है और उस कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे आपको हर एक प्रोडक्ट को खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालना था। कॉस्ट ड्राइवर के लिए हमने एक एक खर्चा लिया, जैसे मशीन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस कितना है, ये मशीन डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस 18,48,000। इसको आपसे किससे डिवाइड करना है, टोटल मशीन आवर्स, तो आप 30,000, 48,000, 54,000 का क्या लेंगे, टोटल लेंगे। बेसिकली पूरे टेबल का ही टोटल लेना ज़रूरी है, आपको लगने ही वाला है। तो 30,000, 54,000 एंड 48,000 मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है, तो ये आ जाएंगे आपके टोटल 1,32,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 18,48,000 करोगे तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा विच इज़ 14 पर मशीन आर, करेक्ट है। लाइकवाइज सेकंड असेंबली में आएंगे तो 672 का खर्चा आप क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। इसके टोटल असेंबली आवर्स हो जाते हैं 42,000, सो 6,72,000 को 42,000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16। ऑलरेडी सोल्यूशन सॉल्व करके रखा है टू सेव द टाइम, ताकि हम यहाँ पे आंसर डायरेक्टली डिस्कस कर ले और आप अपने मार्क्स वेरीफाई कर ले। कहीं ना कहीं याद तो होगा कि आप कितना सॉल्व करके आए हो, आधा सॉल्व किए हो, पूरा सॉल्व किए हो, कहाँ तक पहुँचे हो, क्या आंसर्स है रफली। सेटअप कॉस्ट है 90,000, ऑफकोर्स सेटअप कॉस्ट हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स से लेकर जाएंगे। अब प्रोडक्शन रन्स कैसे निकाले वो आपको यहाँ पे करना था कि आपका एक रन में 100 यूनिट बन रहे हैं, तो P के लिए 15,000 है तो कितने रन्स लगेंगे यहाँ पे, 100 अगर है तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 15,000। 100 यूनिट में 1 रन है तो कितने आप बना रहे हो, 15,000। तो 15,000 को क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे। फ्लाइट जा रहा था एनीवेज। 150, 120, 180 तो टोटल कितना आता है, 450 प्रोडक्शन रन है। तो हम क्या करेंगे, 90,000 को 450 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 200 पर प्रोडक्शन रन। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर दे दिए है, उसका टोटल लेना था। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी के लिए फिर से मैंने यहाँ पे चूज़ किया नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, उतने प्रोडक्ट होंगे और उतने आप क्या करोगे, फिर इंस्पेक्ट करोगे। ऐसे करके हमने ये पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म किया है, जहाँ पे हमको क्या बनाना था, सारे कॉस्ट ड्राइवर के रेट निकालने थे। अगले पार्ट में हमको उसी को बस क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द प्रोडक्ट्स P, Q एंड R विच इज ऑलरेडी गिवन। जैसे मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस कितना निकाला था हमने, 14 पर आर, कितने आवर्स लग रहे, 30, 48, 54, उनसे हमने रिस्पेक्टिवली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। असेंबली डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस कितना पर आवर था, 16, लेकिन ये किससे लेना था हमको, असेंबली आवर्स जो आपके थे 15,000 और 27,000, राइट। हो सकता है इसका फॉर्मेट आपने अलग बनाया होगा, जैसे कॉस्ट पूल वगैरह जैसे हम क्लास में बनाते हैं वैसा क्या होगा, कोई इशू नहीं, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। सेटअप कॉस्ट हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से ले रहे, जो अभी अभी मैंने निकाला 150, 120, 180 को उसकी कॉस्ट ड्राइवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टोर्स रिसीविंग कॉस्ट को नंबर ऑफ रिक्वेजिशन, ये ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन था, 1000 हमने फाइंड आउट किया, 40, 30, 50 एंड लास्टली ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम करेंगे 48 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। एक और अपना बच रहा था आई गेस, सो जस्ट अ सेकेंड, ये पार्ट मिस हो गया था। नेक्स्ट आपका था इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी, ये भी प्रोडक्शन रन पे था। ऊपर हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट 80 निकाला है, 150, 120 एंड 180 से मल्टीप्लाई किया। ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सारा P, Q एंड R का टोटल ले लेते हैं, वो जिस 8,02,783,600 एंड 13,60,400 एज सेट बाय द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब आपको यहाँ पे पर यूनिट नहीं पूछा है, अगर पर यूनिट नहीं पूछा है तो आप मत लिखो, अगर पर यूनिट पूछ दिया होता तो हम क्या करते हैं, उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर लेते तो आपको ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी मिल जाता। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीटली सॉल्वेबल था आप लोगों के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 3 was a very very nice question, and this question proves that you need overall knowledge of management accounting as well as cost accounting. आप सिर्फ आपके मॉड्यूल में जितना है उतना पार्ट कवर करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे. ये क्वेश्चन क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है उसका, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो मार्जिनल का ही. मैम हमको फॉर्मूला सारे आ रहे थे जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा था, बट उसका एप्लीकेशन अटक रहा था क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा है सर्विस इंडस्ट्री को लेके. जनरली जो आप लोग सॉल्व करते हो, जो आप लोग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का रखते हो, प्रोडक्ट्स का रखते हो. यहाँ पे सर्विस थी, यहाँ पे होटल था. होटल का निकालने के लिए जनरली मुझे लगता है जो बोथ ग्रुप दे रहे हो या जिनका ग्रुप 1 हुआ होगा, आपको कहीं ना कहीं होटल का नॉलेज है बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर पाएंगे. बाकी के लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट पे थोड़ा डिफिकल्टी हो गया होगा क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देखा, सब ऐसे लग रहा है क्या हो रहा है पेपर में, और वो फीलिंग के साथ कहीं ना कहीं शायद आप क्वेश्चन नंबर 3 में अटके होंगे. मैं आपके जगह पे होती तब भी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं करती, नॉट बिकॉज इट इज़ टू डिफिकल्ट बट बिकॉज इट इज़ लेंदी. सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला था, और अभी ये आंसर बताना या अभी आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वॉज अ टास्क. सो इवन आई वुड नॉट हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर, बट आई एम हियर टू डिस्कस द होल पेपर. तो हम पूरा पेपर सॉल्व जो है वो डिस्कस करेंगे. सो दिस होटल हैज़ 3 कैटेगरीज ऑफ रूम इन द होटल. 3 कैटेगरीज है. 5 सूट रूम्स है, 50 सुपीरियर है एंड 40 स्टैंडर्ड रूम्स है. ठीक है. रूम टैरिफ ऑफ स्टैंडर्ड रूम इज़ 5000. 5000 का रूम टैरिफ है. रूम टैरिफ है मतलब ये पैसा कलेक्ट करने वाले हम पर डे, एक दिन का एक रूम का 5000 रुपये. तो आप लोगों को ये समझ में कॉम्पोजिट यूनिट्स पता रहने चाहिए कि होटल इंडस्ट्री में रूम्स में हम कैसे चार्ज करते हैं, पर रूम पर डे पे चार्ज करते हैं. गार्लिक होटल प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स स्टैंडर्ड. ये जितने भी खर्चे बोले ये कौन से रूम के लिए दिए आपको, स्टैंडर्ड रूम के लिए दिए. जैसे टोटल टैरिफ कलेक्टेड कितना है 400 lakhs. ये पैसा आया हुआ है जिसको आप सेल्स कहते हो ना, ये कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन. वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रूम दे दिया है, अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल्स एडमिनिस्ट्रेटिव. तो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा है वो सारे रूम में बटना चाहिए क्योंकि ओवरऑल सबके लिए हो रहा है, तो उसके अंदर कितना अपोर्शन करके दिया, स्टैंडर्ड को 100 lakhs दिया. ध्यान रखना फिगर्स आर इन lakhs. सैलरी ऑफ हाउस कीपिंग के लिए नीचे एक टेबल बना के दिया है. और ये सब क्वेश्चन पढ़ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे एग्जाम हॉल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आधा क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों ने स्किप किया होगा कि दूसरा कोई क्वेश्चन है क्या बेटर. एज ए स्टूडेंट ऑफकोर्स आप वही करोगे जो कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, तो कोई गलत बात नहीं है. सो बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी द होटल एम्प्लॉयड फॉलोइंग हाउसकीपिंग स्टाफ 60,000 पर मंथ पर स्टाफ. तो एक स्टाफ का एक महीने का 60,000 रुपीज़ है, बट आप स्टाफ कितने रखोगे, ये इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था, और बाकी कुछ नहीं था, लेकिन ये था. रूम डेज, पहली बात तो जो ओनली ग्रुप 2 के हैं वो सोचेंगे रूम डेज क्या होते हैं. रूम डेज बेसिकली एक यूनिट होता है टू चार्ज इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इन होटल इंडस्ट्री, जिसके अंदर आप एक जो भी आपका कस्टमर है उससे एक रूम का एक दिन का चार्ज लेते हो. करेक्ट है. तो अगर 7,500 से कम रूम डेज है तो कितना लगेंगे आपको लोग 10. 7,500 से 9,500 तक है तो 15, और 9,500 के ऊपर है तो 20. द प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आर एज अंडर. ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट अ पोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिन चार्जेस विल गो अप बाय 10%. होटल एडमिन छोड़ के सारे खर्चे 10% से बढ़ने वाले हैं. कौन से ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए. अ पोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल एडमिन चार्जेस विल इंक्रीज बाय 11 lakhs. तो ऊपर जो एडमिन का खर्चा था वो कितने से बढ़ेगा, 11 से बढ़ेगा. देयर विल बी अ सैलरी हाइक ऑफ हाउस कीपिंग स्टाफ बाय 5%. जो ऊपर अपन ने 60,000 देखा वो कितने से बढ़ने वाला है, 5% से. रूम टैरिफ विल इंक्रीज बाय 10%. जो आप अभी एक रूम से 5,000 ले रहे हो, अब आपको कितना लेंगे, 5,000 प्लस 10% यानी 5,500. हाउएवर room occupancy is not likely to increase in the next financial year, but room occupancy है कितना, वही तो है. हमको रूम डेज थी तो नहीं पता है, रूम डेज कैसे निकालेंगे, यही यहाँ पे एक चैलेंज है इस क्वेश्चन के अंदर. चैलेंज सोचने के लिए, आंसर बहुत आसान होगा. The management of Garlic Hotels is actively considering a proposal to convert all the standard rooms to superior rooms. तो सारे स्टैंडर्ड को किस में कन्वर्ट करने की इच्छा है, सुपीरियर में कन्वर्ट करने की इच्छा है. इन दैट इवेंट द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रूम विल बी अवॉइडेड. तो ये शट डाउन पॉइंट वाला अवॉइडेबल कॉस्ट वाला आपको क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे एक हिंट दी है उसकी. सबसे पहले आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है. होटल की फ्लाइट जा रही है, थोड़ी आवाज़ कटेगी.
प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी होटल की इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड रूम सेगमेंट फॉर बोथ द ईयर्स, दोनों साल के लिए, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड करंट के लिए आपको दोनों की क्या निकाल के देनी, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सबसे पहले आपका एक ही चीज़ जहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है, आपको तो ये क्या दे दिया है बेटा, सेल्स मानो आप इसको, टोटल कलेक्शन। सेल्स में से हम सारे कॉस्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स में से आप सारे कॉस्ट माइनस कर देंगे, लेकिन ये कॉस्ट के लिए आपको क्या लगेंगे, रूम डेज लगेंगे। अब रूम डेज कैसे निकाले, रूम डेज निकालना इज़ नथिंग बट, अगर मैं आपको प्रोडक्शन की भाषा में समझाऊँ तो आपको निकालने हैं यूनिट्स सोल्ड, करेक्ट है, क्योंकि आपके पास टोटल सेल्स है, कितना है टोटल सेल्स, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको टोटल सेल्स बोल रही हूँ। आपके पास टोटल कलेक्शन है कितना है, वो 400 लाख, करेक्ट है। आपके पास एक रूम डे का कलेक्शन है, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट आप जिसको बोलते हो, वो कितना है आपका 5000। तो अगर 400 लाख आपने कलेक्ट किए हैं, एक रूम डे से 5000 लिए हैं, तो आप लोगों ने कितने रूम डेज कंज्यूम किए होंगे, 400 यूनिट्स आर इन लैक्स, ध्यान रखना। इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, 5000 से, तो आपके पास 8000 रूम डेज आएंगे। ये इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था, और ये जनरली वो आसानी से कर पाते थे जो ग्रुप 1 का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़े हुए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे हो चुका है। भाई हमको क्यों पूछ लिया, क्योंकि क्लियर कट सीएमए इंटरमीडिएट या सीएमए इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है कि आपको ओवरऑल कॉस्टिंग का नॉलेज भी रहना चाहिए, सिर्फ बुक में जितना है उतना पढ़ पुढ़ा के रट्टा मार के नहीं चलेगा। आई एम ऑन योर साइड, आई अंडरस्टैंड द पेपर इज डिफिकल्ट, बट अब पेपर डिफिकल्टी आने वाले हैं, तो आप लोगों को एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहना, ओवरऑल नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। और जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स से बेटा इस टाइप की हमने बहुत बार लेक्चर्स में भी बात की हुई है, तो शायद आप ये रूम ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर पाते थे, लेकिन ऑफकोर्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व नहीं करने के ऑप्शन को चूज़ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। प्रॉफिटेबिलिटी हम निकालेंगे करंट ईयर का, मेरी खुद की हैंडराइटिंग में सॉल्व है ये, तो मैंने खुद सॉल्व किया, तो कहीं काट कुट भी दिखेगा, क्योंकि ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सॉल्व करते करते मुझे ऐसा लग रहा है नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो मैं कट कर देती हूँ, राइट। सो कलेक्शन हमारा 400 लाख्स है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 160 लाख्स, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे तो 240 लाख्स का हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी पर रूम डे 5000 है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला हमने, इसको डिवाइड कर लिया हमने 8000 से, तो कितना आ गया ये 2000, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर रूम डे कितना आ गया है, 3000 का आ गया है, करेक्ट। फिर हमको फिक्स्ड कॉस्ट दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रूम का 60, अपोर्शन 100। हाउसकीपिंग स्टाफ कैसे निकालेंगे, तो हाउसकीपिंग स्टाफ निकालने के लिए हमारे 8000 आए, मतलब 7500 से लेके 9500 के रेंज में आए, तो कितना है अपने ये 15 है, 15 लोग हैं, एक को 60,000 दे रहे हैं, और ऐसे कितने महीनों के लिए, पूरे साल भर के लिए निकाल रहे हैं, तो ऐसे 12, तो हमने ले लिया 15 इंटू 60,000 इंटू 12, तो ये 108 लाख्स आ जाएंगे, सबको माइनस किया, तो आइडियली मेरे हिसाब से इसको लॉस आ रहा है 28 लाख्स का करंट ईयर का। अगले साल में अगर हम जाते हैं, ये मैंने आपका वर्किंग नोट रखा हुआ है रूम डेज कैलकुलेट करने का, जहाँ पे अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अगले साल में जाएंगे तो कुछ कुछ चेंजेस हुए, जैसे 5000 जो था उसमें आपको कितना ऐड करना पड़ा, 10% ऐड करना पड़ा, तो ये हो गया 5500 का कलेक्शन। वेरिएबल कॉस्ट आपका कितने से बढ़ रहा है, 10% से, बोला है ना ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट एडमिन, तो ये 10% से बढ़ा, तो 160 + 10 176 कर लो, या आप पर यूनिट बढ़ा लो 2200। ऑक्यूपेंसी में कोई चेंज नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 264 लाख्स का। आपका फिक्स्ड कॉस्ट 10% से बढ़ रहा है, अपोर्शन कॉस्ट 11 लाख से बढ़ रहा है, और आपका सैलरी जो था याद है क्या 5% से हाउसकीपिंग स्टाफ बढ़ रहा है, तो ये 5% से बढ़ाया, तो 103.4 आया है। प्लीज़ काट कुट को इग्नोर करना है। लॉस है 26.4 लाख्स का, राइट। ये आपने दोनों साल के क्या बना दिए, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अगले में आपको ब्रेक इवन निकाल के देना है। ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं हम, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर रूम डे, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे, और आपको ये अभी के लिए पूछा है तो हम अभी का कैलकुलेट करके देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट अपन सारे ऐड कर लेंगे, 66, 111, 103.4 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कलेक्शन माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 3300। डिवाइड करोगे तो ब्रेक इवन आपके पास आएगा 8800 रूम डेज का, करेक्ट। फिर इसके बाद आपको इसी पे तीसरा पार्ट पूछा हुआ है, सजेस्ट इंक्रीज if any in the room tariff in order to justify the continuance of standard room segment। वो बोल रहा है कि क्या हम स्टैंडर्ड रूम सेगमेंट को कंटिन्यू करें, और अगर कंटिन्यू करें तो आपका टैरिफ कितना बढ़ाना चाहिए ताकि हमको परवड़े ये बढ़ाना। लेकिन अपने को यहाँ पे एक पॉइंट भी बोला है,
The management of Garlic Hotels is actively considering a proposal to convert all standard room to superior room. Fixed cost of the standard room can be avoided. तो standard room का जो fixed cost है आप उसको avoid कर सकते हैं, मतलब ये avoidable cost है. तो अगर हम शटडाउन पॉइंट की बात करते हैं तो बेसिकली आप लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट हम दो हिस्से में बांटते हैं, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपना 290.4 लाख का है. इसमें से अनअवॉइडेबल आपके पास कौन सा है? अपोर्शन वाला है. करेक्ट है क्या? देखो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि स्टैंडर्ड रूम का फिक्स्ड कॉस्ट हम कब अवॉइड कर सकते हैं? जब हम उसको टोटली शट डाउन कर दे तब अवॉइड कर सकते हैं. अब हम शट डाउन करें या ना करें, शट डाउन पॉइंट. तो मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट को दो कैटेगरी में बांट दिया है. अवॉइड किस को कर पाओगे? आपको 66 लाख को अवॉइड कर पाओगे क्या? हाँ. 113.4 को भी अवॉइड कर पाओगे. वो देखो हाउस कीपिंग स्टाफ का सैलरी, येस. बट ये 111 लाख तो अपोर्शनड है, मतलब ये खर्चा तो होने ही वाला है. स्टैंडर्ड रूम है तो उसके हिस्से में जा रहा है, नहीं है तो दूसरे के हिस्से में जाएगा, पर ये पूरी होटल का खर्चा ये होने ही वाला है, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो बेसिकली टोटल कलेक्शन आप लोगों का कम से कम आपको कितना कलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको स्टैंडर्ड रूम चलाना है? तो शट डाउन पॉइंट क्या बोलता है कि कम से कम खुद के खर्चे उठा लो. तो खुद के खर्चे यानी अवॉइडेबल खर्चा कितना हो जाएगा अपना? 179.4. और खुद का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 176. तो बेयर मिनिमम 355.4 लाख आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अर्न करना पड़ेगा. कितने से डिवाइड करेंगे? 8000 से. तो आपका रूम कलेक्शन कितना रहना चाहिए? 442.5. इसके वजह से आप लोगों को कुछ आप लोगों का टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि अपन तो टैरिफ 5500 में दे रहे थे. बढ़ाने की ज़रूरत है क्या? बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है टैरिफ को. फिर हमारा नुकसान क्यों हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है इस अनअवॉइडेबल कॉस्ट के वजह से, क्योंकि वो भी अपने हिस्से में आ रहा है, इसलिए हम लॉस में जा रहे हैं. तो अगर ये अपने हिस्से में ना आए तो अभी भी हम अच्छे सिचुएशन में चल रहे हैं. अपना 444,442.5 का रूम कलेक्शन भी चलेगा. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे मैंने समझा के भी दिया. इंक्रीज इन टैरिफ इज नॉट सजेस्टेड, ज़रूरी नहीं है. लॉस जो हो रहा है वो स्टैंडर्ड रूम में, वो क्योंकि अपोर्शन एडमिन कॉस्ट के वजह से हो रहा है. प्राइमरी ये उसका रीज़न है, विच इज़ अनअवॉइडेबल, जो हमारे लिए क्या हो जाएगा? अनअवॉइडेबल. इसलिए हम इसको नॉट रेलेवेंट या इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट था जो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता था, जहाँ पे आपने गलती करने के चांसेस थे. तो अगर मैं बात करूँ, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों का वो आपका सॉल्वेबल था. क्वेश्चन नंबर 3 शायद आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा, बट क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते थे. ये आपके हिस्से वाला क्वेश्चन था विच वॉज पॉसिबल फॉर सॉल्विंग. एक ही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, मैं आपको वो भी समझाती हूँ यहाँ पे. सो दिस कंपनी लिमिटेड आपको प्रोवाइड कर रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी ये वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट यानी ये भी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड इसके अंदर मिक्स है, मतलब ये सेमी वेरिएबल है जिसको हमको स्प्लिट करना पड़ेगा. इसने 2000 यूनिट बेचे. हाँ, यहाँ पे एक और दिक्कत थी, 24-25 में 2000 बेचे और आगे का 25-26 दे दिया है, मतलब ये जो है वो 31/3/2025 का डेटा रहना चाहिए था, जो शायद गलती से 2024 का बोल के दिया है. मेरे हिसाब से तो मिसप्रिंट ही होना चाहिए, क्योंकि 3 साल का डेटा नहीं चाहिए अपने को, 2 साल के डेटा की ही बात चल रही है. ये डेटा पे उसने 2000 यूनिट बेचे हैं इन द ईयर 2024 एंड 25, तो ये बेसिकली 25 रिलेटेड डेटा चाहिए था. सो अज्यूमिंग कि ये जो डेटा दिया आपको 2024 एंड 5 का डेटा है, ठीक है. इन 2025-26 अब अगले साल की बात हो रही है. द सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम. डायरेक्ट वेज रेट विल इंक्रीज बाय 20%. डायरेक्ट वेज रेट आपका बढ़ेगा 20% से. फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 6000, लेकिन हमको पता ही नहीं है ना वेरिएबल कितना और फिक्स्ड कितना, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे ये एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है. इफ 3000 यूनिट्स आर सोल्ड, तो अगले साल कितने यूनिट्स बेच रहे हो आप? 3000. द टोटल वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड विल बी 1,14,000. बट आप लोग बोलेंगे ये तो आसान है, सेमी वेरिएबल से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि 1,14,000 इज आफ्टर रिड्यूसिंग 6000. तो बेसिकली जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लोगों को 1 लाख एंड 1,20,000 का लगाना पड़ेगा, ना कि 1,14,000 का. ये लाइन यहाँ पे ट्विस्टेड थी. प्रॉफिट निकाल के देना था, यूनिट्स टू बी, ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे.
तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 जहाँ पे हम फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड को बाइफिकेट करेंगे. एज इन द ईयर 2025-26 फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 6,000. Therefore the overhead of 1,14,000 is considered. हम ये 1,14,000 6,000 माइनस करने के बाद का है, तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से एक बार सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐड करना पड़ेगा. और अपना ओवरहेड कितना है फॉर रियल 1,20,000 है. तभी जाके तो आप असली उसमें क्या देख पाओगे बेटा, बंटवारा देख पाओगे. सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट. 1,20,000 माइनस 1,00,000 3,000 माइनस 2,000, तो अपना ये आ जाएगा 20 पर यूनिट. कोई भी एक साल के फिगर में सब्सटीट्यूट कर सकते हो. मैं प्रीवियस ईयर में फिगर में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो 20 पर यूनिट इंटू 2,000 1,00,000 से माइनस करेंगे तो पिछले साल का फिक्स कॉस्ट कितना है आपका 60,000. इस साल आपको बोला है 6,000 से कम होने वाला है, तो कितना हो जाएगा 54,000. अगर आप फिर से अभी टैली करोगे कि आपके कितने यूनिट्स थे, 3,000 यूनिट है, कितने के हिसाब से 20 के हिसाब से, तो वो 60,000 आपका वेरिएबल आ जाएगा, 54,000 आपका फिक्स्ड आ जाएगा, तो 1,14,000 टैली हो जाएगा. ठीक है. प्रॉफिट का स्टेटमेंट डिफिकल्ट नहीं था, बस ये बंटवारा जानना अपने को ज़रूरी था. 24-25 यानी प्रीवियस साल का 4 लाख का. अच्छा, आपको दिए हैं यूनिट्स, आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. 2,000 यूनिट्स है, सेलिंग प्राइस है 200, तो मैंने यहाँ पे साइड में कॉलम बनाया है. सो 2,000 यूनिट्स 200, टोटल आ जाएगा 4 लाख का सेल. रॉ मटेरियल 100 पर यूनिट है, तो 100 इंटू 2,000 करोगे तो 2 लाख. डायरेक्ट लेबर 30 है और 20 आपका वेरिएबल ओवरहेड है. तब जाके हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हटाया तो प्रॉफिट आ गया. ये आपका निकाल के पर यूनिट निकाल के देना था. तो आप लोग 40,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे तो 20. इधर तो बाइफरकेट नहीं भी करते, तो अगर आप इस तरीके का स्टेटमेंट ना बनाते तो प्रॉफिट का फिगर तो आपका टैली होने वाला है. आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, डिटरमाइन द यूनिट्स टू बी सोल्ड इन 2025-26 in order to earn the same amount of profit per unit as in 24-25. तो 24-25 में अपन ने पर यूनिट कितना अर्न किया, 20 पर यूनिट. अगले साल भी उतना ही प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कि कितने यूनिट्स को सेल करें, ये आपका क्वेश्चन है. तो उसके लिए अपने को नया कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कॉस्ट बदल रही है, कॉस्ट बदलती तो कंट्रीब्यूशन बदलता है. अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हुए. तो सेलिंग प्राइस अपना कितना है 200. रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, बट लेबर आपको क्या बोला है 20% से बढ़ेगा, तो 36 हो गया. वेरिएबल ओवरहेड के लिए कुछ बोला नहीं है, तो वो कितना रह जाएगा अपना 20 ही रह जाएगा. ठीक है, तो उसको मैं 20 ही रख रही हूँ. तो अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, नया वाला 44 आ गया. करेक्ट है. प्रॉफिट कितना चाहिए अपने को 20 चाहिए, राइट. और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपना नया वाला 54,000. लेट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी एक्स. अगर आप लॉजिकली डायरेक्टली जा सकते हो तो भी कर लो, 44 माइनस 20 किया तो भी चल जाएगा. लेकिन अगर ऐसे क्लिक नहीं होता है तो अपन लेट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी एक्स. वी नो दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, अपन रिवर्स आते हैं ना, स्टेटमेंट ऊपर से होता है नीचे से होता है. मैंने बोला है कि नीचे से भी अपन स्टेटमेंट देख सकते हैं. तो अगर आपको नीचे से आपका स्टेटमेंट देखना है तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. लेट द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी एक्स. तो अब कितने यूनिट बेचने वो नहीं पता, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 44x, फिक्स्ड कॉस्ट इज 54,000, प्रॉफिट इज 20x. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2250 यूनिट्स आप लोगों को बेचने पड़ेंगे. ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4A सॉल्वेबल था. क्वेश्चन नंबर 4B की हम बात करेंगे तो ये भी सॉल्वेबल क्वेश्चन था. इसके अंदर भी कुछ ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्वेबल कैटेगरी में ले जा सकते थे. सिकोना लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन्स, XB and YB. Due to severe competition, it has to reduce the prices for the next production period. तो prices उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस, PV रेशियो दिया है, तो कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाएगा. प्रोडक्ट से स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है, तो आप लोगों का प्रॉफिट भी आ जाएगा. अगले साल का सेलिंग प्राइस दे दिया है. फॉर द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी वॉन्ट्स द करंट PV रेशियो टू बी मेंटेन्ड. अगले साल भी सेम PV रेशियो आपको क्या करके रखना है बेटा, मेंटेन करके रखना है. एंड टू अचीव अ ब्रेक इवन फॉर बोथ द प्रोडक्ट एट 400 यूनिट. और दोनों प्रोडक्ट का आप लोगों को ब्रेक इवन कितना चाहिए, 400 यूनिट चाहिए. मैं मान के चल रही हूँ 400 ईच है, अज्यूम है, ये अज्यूम कर रही हूँ मैं. इट इज़ अज्यूम दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर XB एंड XY टू ब्रेक इवन एज वेल एज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर सेम. तो जितने पिछले साल बेचे हैं उतने ही इस साल बेचेंगे. ब्रेक इवन भी सेम रहना चाहिए. एनालाइज द कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम टू बी एनविसेज, मतलब आपको जो अप्लाई करना है. रिडक्शन इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्रोडक्ट वाइज. ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कितना रिड्यूस करके देना है अगर आपको ब्रेक इवन सेम रखना है. तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, जब मैं सॉल्व करूँगी तो आपको क्लिक हो जाएगा कि ये आसान था, लेकिन उस मोमेंट पे ऐसे हो सकता था कि आपको ये डिफ़िकल्ट लगे. कोई बात नहीं, मैं आपको बता भी दूंगी
सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, पीवी रेशियो है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दिया हुआ है, ये मैंने सिर्फ डेटा लिख के रखा है, अगले साल के डेटा के लिए काम आएगा। नेक्स्ट पीरियड के लिए देखो सेलिंग प्राइस बदल रहा है, 10,000 का 8,000 और 12,000 का 9,000 कहाँ दिया है क्वेश्चन में। पीवी रेशियो हमको क्या बोला है, सेम रहना चाहिए। तो 8,000 का 25% करोगे तो कितना कंट्रीब्यूशन आपको अर्न करना है, 2,000 का एक्स बी में और वाई बी में 2,700 का। तो ऑटोमेटिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट एक बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, 8,000 माइनस 2,000 6,000, 9,000 माइनस 2,700 6,300। फ्लाइट जा रहा है। ऑलरेडी आप लोगों को बोला है, गिवन है कितना रहना चाहिए, ब्रेक इवन 400 रहना चाहिए। योर बीईपी शुड बी 400 यूनिट्स। अब हम फिक्स्ड, आपको फॉर्मूला पता है ना, बीईपी इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। हमको वही बोला है ना कि कितना फिक्स्ड कॉस्ट चेंज करना है, तो अब नया फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है नया फिक्स्ड कॉस्ट निकालना। बीईपी इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो बीईपी है 400, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2,000, तो 400 इंटू 2,000 8 लाख, ये 2,700 इंटू 400 10,80,000 करेक्ट है। पुराना फिक्स्ड कॉस्ट कितना है अपना, 10 लाख और 15 लाख, ये है 10 लाख और 15 लाख। तो कितना फिक्स्ड कॉस्ट कम करना पड़ेगा, 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख, 15 माइनस 1080 4 लाख 20। इतना ही क्वेश्चन था ये, भगवान कसम आपको सिर्फ ये बताना था कि कितना अपना फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस करना है। क्वेश्चन का सोल्यूशन आसान था, इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट था। यहाँ पे हमने खत्म किया क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम यहाँ तक डिटेल एनालिसिस करें तो क्वेश्चन नंबर, मैं आपको ये अलग पेज पे लिख के समझाऊंगी, एक एनालिसिस भी समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2A आपका इंट्रो वाले चैप्टर पे था, एक्सपेक्टेड है ये। क्वेश्चन नंबर 2B आप लोगों का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे था, करेक्ट है, 7 मार्क्स 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का पूरा होल एंड सोल मार्जिनल कॉस्टिंग पे था, 14 मार्क्स। 4A की अगर मैं बात करूँ और 4B की बात करूँ तो दोनों भी मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन थे, 7 और 7, 14 14 28 मार्क्स का आप लोगों को मार्जिनल आया है। अगर आपने रीसेंट ब्रह्मास्त्र सीरीज भी देखी होगी तो मैंने उसके अंदर भी बताया हुआ था आप लोगों को कि मार्जिनल का वेटेज बढ़ा हुआ ही है, ये जाता ही है 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिखने में बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। एग्ज़ाम सिचुएशन में शायद आपने इसको ऑप्ट नहीं किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास और बेटर क्वेश्चंस थे। स्टिल हम इसका एक बार क्विकली क्या देख लेंगे, सोल्यूशन देख लेंगे। ये आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ रहा है, आपको यहाँ पे मिक्स्ड वेरिएंस निकाल के देना, और इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास के अंदर भी किए हुए, ऑफ कोर्स नॉट द सेम क्वेश्चन बट सिमिलर, जहाँ पे आपको एक साथ काफ़ी वेरिएंसेस निकालने होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस इज 10 पर kg, तो रॉ मटेरियल आपको 1 kg 10 रुपये में मिल रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करेंगे तो 20 किलोग्राम, मैम शाओ समझाई नहीं, स्टैंडर्ड स्क्वाउ क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, आपको बोला है ये 1 यूनिट की बात चल रही है, तो एक्चुअल आउटपुट कुछ भी रहने दो, 1 यूनिट के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, 20 kg लग रहा है। अब आप जितने यूनिट बनाओगे उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी एक्चुअल आउटपुट के लिए, करेक्ट है ना, क्योंकि आपको 1 यूनिट का डेटा दे दिया है। डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड रेट है 5.5 और आप लोगों ने कितना, आपका स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है 12, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑल क्लासिफाइड एज फिक्स्ड, तो सिर्फ फिक्स्ड वेरिएंसेस आएंगे यहाँ पे, और बजटेड एट 9 लाख, तो 9 लाख रुपए आप लोगों का बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 12 मशीनास एंड नॉर्मल कैपेसिटी 60,000 मशीनास पर एनम, तो उस बेसिस पे आपको उसको एब्सॉर्प्शन निकालना है। प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्सॉर्ब्ड ऑन मशीनास, तो 90,000 आप करोगे डिवाइडेड बाय 60। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, For the year ended 31st March, the cost incurred and other relevant information आपको दे दिया। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 1 लाख kg यूज हो गया है 10,50,000 के लिए, एक्चुअल डेटा है आप लोगों को। डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट भी दे दिया 3,10,000 62,000 आवर्स के लिए। प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल है 9,26,000, मशीन कैपेसिटी एंड देखो एक्चुअल आउटपुट दे दिया है 4,800 यूनिट्स।
कोई वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल के देना है। इसमें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी नहीं लग रहा है, सारे कॉस्ट को अपने को ऐड करके देना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको सारे वेराइंसेस निकाल के देना है। मटीरियल के लिए कॉस्ट प्राइस यूजेज, लेबर के लिए रेट एफिशिएंसी कॉस्ट, एंड फिक्स्ड के लिए एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी कैपेसिटी एंड कॉस्ट, चारों निकाल के देने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए देखो, आपको क्या बोला है कि 1 kg 20 रुपये में मिलेगा, नहीं, आपको 1 यूनिट के लिए 20 kg लगने वाला है और 1 kg का रेट है 10 रुपये, तो 20 × 10 करेंगे, पर यूनिट आ जाएगा 200। 1 यूनिट के लिए 12 घंटे लगेंगे, रेट है 5.5, तो 12 × 5.5 66 हो जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड आपको निकालना था एब्सॉर्प्शन रेट, तो 9 लाख को आप 60,000 से डिवाइड करोगे तो 15 पर आवर आ जाएगा, और कितने घंटे लग गए, 12 घंटे, तो ये हो जाएगा 180। सबको ऐड करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका 446 रुपीज़ का है। अगला आपसे वेराइंसेस पूछा है। वेराइंसेस के लिए सेम अब मैं अपने टेबल से बता रही हूँ। सो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैं अप्लाई करती हूँ एक डब्बा मेथड, जो शायद ही आपको पता होगा। तो आप अपने फॉर्मूला से, मैंने आपको सारे टर्म्स बता देंगे, तो आप अपने फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हो या डायरेक्टली लास्ट आंसर वेरीफाई करोगे। जो मेरी स्टूडेंट्स है, आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपना बहुत आसान हो जाता है ये डब्बे के मेथड से। तो अगेन मैंने वही डब्बा बना दिया, SP 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 AP AQ AQ, RSQ का काम नहीं है, SQ AO। स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 10 रुपये का, 10 रुपये 10 रुपये। एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 10,50,000 डायरेक्टली दे दिया है। एक्चुअल क्वांटिटी भी आपको बोला है ना 1 लाख kg। अब बात रही आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, बहुत आसान था। अगर आप क्वेश्चन पे जाओगे तो मैंने क्या बोला, 1 यूनिट के लिए 20 kg। आप लोग एक्चुअली कितने यूनिट्स बना रहे हो, 4,800, तो 4,800 के लिए कितना, इंटू 20 करोगे तो आपको आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज 96,000। मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने। हमको वेराइंसेस निकालने, सबसे पहला कॉस्ट वेराइंस है M1 माइनस M4। M1 माइनस M4 पे जाएंगे हम, तो SP इंटू SQAO माइनस AP इंटू AQ, जो लोग फॉर्मूला बेसिस पे जाते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 90,000 एडवर्स। प्राइस वेराइंस पे जाएंगे तो M3 माइनस M4, तो 10 लाख माइनस 10,50,000 50,000 एडवर्स। यूजेज वेरिएंस पे जाएंगे तो 1 माइनस 3 9,60,000 माइनस 10,40,000 एडवर्स आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे दिया है वो ऊपर आप फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो। अगर हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे तो 90 लाख आ रहा है हमारा। फिर हम आएंगे लेबर वेराइंस पे। लेबर वेराइंस के अंदर सेम हमको स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है। तो 12 घंटे लग रहे 1 यूनिट के लिए, हमने कितने यूनिट बनाए, 4,800, तो ये हो जाएगा 57,600। बाकी सारा डेटा गिवन था। SR 5.5, RSH की ज़रूरत नहीं है तो मैंने हटा दिया बाद में। AR इंटू AH दे दिया था 3,10,000। एक्चुअल आवर्स 62,000, स्टैंडर्ड आवर्स है 57,600। मल्टीप्लाई करोगे सिमिलर वे में। कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो L1 माइनस L4 करेंगे। L4 का टोटल है 3,10,000, 3,16,800 से माइनस करेंगे तो 6,800 फेवरेबल आ रहा है यहाँ पे। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो L1 माइनस L3 आपका 24,200 एडवर्स आ रहा है, और रेट वेरायंस आप लोगों का आ रहा है 31,000 फेवरेबल। इन दोनों को वेरीफाई करोगे तो फिर से आपको कॉस्ट वेरायंस मिल जाएगा 6,800। लास्ट वेरायंस फिक्स्ड ओवरहेड वेरायंस, जिसको आपको याद होगा तो अपन टेबल बनाते हैं, आउटपुट एब्सॉर्ब्ड, इनपुट एब्सॉर्ब्ड, बजटेड एंड एक्चुअल। बजटेड एंड एक्चुअल गिवन रहता है जनरली। आउटपुट एब्सॉर्ब के लिए हम लोगों को क्या लगता है, बजटेड ओवरहेड पर यूनिट लगता है। पर यूनिट निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं था। पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट्स निकालने थे। स्टैंडर्ड यूनिट्स कैसे निकालोगे, 60,000 आवर्स लग रहे हैं आप लोगों को, आपने दे दिए। 1 यूनिट 12 घंटे में बन रहा है, तो कितने यूनिट्स आपने बनाए, 5,000। तो 9 लाख को 5,000 से डिवाइड किया तो पर यूनिट अपने पास 180 आ गया है। पर आवर तो अपन ने ऊपर भी निकाल लिया था, 9 लाख डिवाइडेड बाय 60,000। तो आप लोग यहाँ पे 4,800 इंटू 180 करोगे तो 8,64,000। इनपुट एब्सॉर्ब में अपने को आवर्स लगते हैं, तो 62,000 इंटू कितना है अपना बजटेड ओवरहेड यानी ORR कितना था अपना 15 रुपये का। मल्टीप्लाई कर लोगे तो सबसे पहले कॉस्ट वेरायंस F1 माइनस F4, 8,64,000 माइनस 9,26,000। मैं भी एक साथ ही वेरीफाई करते चलती हूँ। 8,64,000 माइनस 9,26,000, ये 62,000 आपका एडवर्स आ रहा है, करेक्ट है। एक्सपेंस वेरायंस की बात करेंगे हम तो ये हो जाता है F3 माइनस F4, 26,000 एडवर्स आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम वेरायंस की, तो F1 माइनस F3, 864 माइनस 9 लाख, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 36,000 एडवर्स। अब आगे के भी दो मैंने सारे यहाँ पे निकाल दिए हैं आप लोगों के लिए। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 1 माइनस 2, तो 30 और ये 66,000 आ जाएगा। 864 माइनस 930, वो भी एडवर्स 66,000।
और कैपेसिटी की बात करेंगे F2 माइनस F3 तो 30,000 फेवरेबल आ जाएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप 1 माइनस 3 3 माइनस 4 इन दोनों को वेरीफाई करोगे तो आपको 62,000 आ जाएगा, और इन दोनों को आप वेरीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस 66 माइनस 36,000 आ गया वॉल्यूम वेरिएंस। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जहाँ पे हम बना रहे, कहाँ बना रहे थे ना हम लोग, कहाँ गया से लग रहा है हमने कहीं लिखा था, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं उसको। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का था, और ऐसे तो हम कई क्वेश्चन कर चुके थे, तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन था। दिस वाज मेनी अ टाइम्स डन इन योर एग्जामिनेशन, मेनी अ टाइम्स इट वाज डन। ये क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे तो ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे 14 मार्क का क्वेश्चन था। 6E की बात करेंगे तो ये भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 21 मार्क्स आपके ये वाले हो गए। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दिया था 60%, 40% उनका बाइफर्केशन है, 50 पर केजी एंड 60 पर केजी, तो ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस हो गए। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 20% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन द प्रोडक्शन, तो ये रिवर्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको दे दिए 540 एंड 260 केजीज, ये आप लोगों के एक्चुअल प्राइस है। कितना क्वांटिटी आपने प्रोसेस किया, 680 गुड प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं 680 को 80% से उल्टा जाते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तब जाके आपको एक्चुअल आपका क्वांटिटी कंज्यूम्ड मिलता है, और जो है आपका 850, करेक्ट है। फिर ये 850 को हम किस में बांट देते हैं, 60% एंड 40% में बांट देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये आ जाएगा 510, और 40% करोगे तो ये आ जाएगा 340, वेराज ये आप लोगों के एक्चुअल क्वांटिटी है 540 एंड 260। आप लोगों को सारे मटेरियल वेरिएंसेस यहाँ पे निकाल, सारे भी नहीं, 4 ही पूछे, एक नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। सेम अपन अपने तरीके से जाएंगे, तो टोटल पहले मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवर्स कैलकुलेट करके 850 किया, दोनों को 60-40 में बांट दिया। RSQ भी लगेगा क्योंकि आपको मिक्स वेरिएंस पूछा है, तो RSQ कैसे करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी को 60-40 रेशियो में बांट देते हैं, तो 800 आपका एक्चुअल आया, 60-40 में हमने बांट दिया है। अब कुछ नहीं, टेबल में लाना था, SP गिवन था, SP SP SP, AP भी 60 और 50 गिवन था, AQ भी 540 260 गिवन था, तो यहाँ पे भी वो आ गया। RSQ भी हमने निकाला, SQAO भी हमने निकाला, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। कॉस्ट वेरिएंस आपका होता है M1 माइनस M4, तो 45,900 माइनस 45,400, तो ये 500 एडवर्स आ जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया प्राइस वेरिएंस 42,600 माइनस 45,400, 2,800, ये भी एडवर्स आ रहा है आप लोगों का, देख सके ना। कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। प्राइस वेरिएंस की हम बात करेंगे, एक बार मैं भी वेरीफाई कर लेती हूँ, 2,800 एडवर्स आ गया, करेक्ट है। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस 2 माइनस 3 की अगर हम बात करेंगे तो 43,200 माइनस 42,600, 600 आप लोगों का ये फेवरेबल आया है। यील्ड वेरिएंस हमको पूछा है क्या, यील्ड वेरिएंस भी निकालो, चलो ये आपका आ जाएगा 45,900 माइनस 43,200, तो ये आपका आ जाएगा 2,700 फेवरेबल, करेक्ट है, राइट। तो एक ही चीज़ है आपका कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4, नो प्रॉब्लम, तो इतना मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है फेवरेबल का, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आप इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, 1 माइनस 3 आप लोगों को पूछा नहीं है, 1 माइनस 3 अगर आप निकालोगे 45,900 माइनस 42,600, तो 3,300 आप लोगों का फेवरेबल आ जाएगा। प्लस इसके बाद हम लेंगे रेट वेरिएंसेस, प्राइस वेरिएंस आपका 2,800 एडवर्स आ जाएगा, तो 500 आपको फेवरेबल देखना मिलेगा, राइट। द नेक्स्ट वन, अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको बजट पे क्वेश्चन पूछा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पे आप लोगों को वेस्टेज का ध्यान देना था। सो G लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स M and N, बोथ प्रोडक्ट यूज अ कॉमन रॉ मटेरियल Z। रॉ मटेरियल Z का आपको परचेज प्राइस दे दिया है 72 का। कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिव्यू द इन्वेंटरी मैनेजमेंट पॉलिसीज, आपको यहाँ पे M और N के सेल के यूनिट्स दे दिए हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये अच्छी लाइन थी। फिनिश गुड स्टॉक इंक्रीज बाय द ईयर एंड, मतलब पिछले साल का फिनिश स्टॉक और इस साल के फिनिश स्टॉक, पिछले साल का फिनिश स्टॉक इस साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग,
तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट करके 320 दे दिया है. सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक. तो आप लोग क्या करते हो, सेल प्लस क्लोजिंग, आपको याद है ना, हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विल गिव यू प्रोडक्शन. तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का डायरेक्टली आपको नेट करके यहाँ पे दे दिया है 320 एंड 160, जो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद का रिजेक्शन रेट है 4% एंड 6%, रिवर्स करना पड़ेगा. अब ये आपको रॉ मटेरियल जेड का यहाँ पे दे दिया है नेट ऑफ वेस्टेज, यानी वेस्टेज के बाद और कितना वेस्टेज का परसेंटेज है वो भी दे दिया है. द मैनेजमेंट ऑफ जी लिमिटेड हैज डिसाइडेड दैट देयर शुड बी नॉट मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर द रॉ मटेरियल. ठीक है. प्रिपेयर अ फंक्शनल बजट फॉर द ईयर. अंडर प्रोडक्शन बजट पहले बना के देना है, फिर उसी का परचेज बजट केजी एंड वैल्यू दोनों में बना के देना है. छोटा सा क्वेश्चन था ये काफ़ी. सेल आपको दे दिया 28,000 13,000. इन एक्सेस जो है हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोजिंग ओपनिंग का नेट करके दिया है. तो अपना प्रोडक्शन 28,320 एंड 13,160 ये गुड प्रोडक्शन है, बराबर है. लेकिन इसके बाद आपका क्या हो जाता है, रिजेक्शन होता है. ये पोस्ट प्रोडक्शन है. ठीक है. तो गुड बैड से ना भी किए तो ये पोस्ट प्रोडक्शन है. प्रोडक्शन होने के बाद इतना रिजेक्ट हो जाता है. करेक्ट है क्या. तो पोस्ट प्रोडक्शन आपका कितना है, 4% है. अगर ये आपका अच्छा वाला प्रोडक्शन है, 4% रिजेक्ट होने के बाद, तो टोटल कितना प्रोड्यूस किया होगा आपने. सो 28 to 30, 4% रिजेक्ट हो गया तो आपने बनाया कितना होगा, 29,500 आपने बनाया होगा, जिसमें से 4% रिजेक्ट हो गया होगा. तो अब आपके पास गुड प्रोडक्शन कितना बचा है, 28,320 का. लाइकवाइज इधर 6% गया तो हम क्या करेंगे, 94% से डिवाइड कर लेंगे. तो आपके पास कितना अच्छा बचेगा, 13,160. अगला आपसे परचेज बजट पूछा है, सिमिलर टर्म्स में जाएंगे. परचेज पे हम आएंगे तो 29,500 और 14,000. देखो ध्यान रखना, आपको ये वाला प्रोडक्शन के लिए परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बना तो ये रहे हो ना, रॉ मटेरियल तो इतने के लिए कंज्यूम करोगे, उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा वो अलग बात है. तो 29,500 एंड 14,000. कंजम्पशन पर यूनिट इंटू 5 इंटू 4 कर लेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल का कंजम्पशन आया है. ये कंजम्पशन 10% का वेस्टेज के बाद है. तो आप 90% से 95% से डिवाइड करोगे. यहाँ पे थोड़ी काट कुट की है मैंने. ये वाला जो फिगर है आपका 88,421 है, 95% से डिवाइड करने के बाद आया हुआ है. तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल रॉ मटेरियल आप लोगों को कितना लग गया है, 2,52,310 का. ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, तो जितना कंजम्पशन है उसी को हम परचेज मानेंगे. ये आपका क्वांटिटी में आ गया. आपको वैल्यू में भी पूछा है तो इंटू 72 कर लोगे आप लोग, तो आप लोग के पास आपका क्या आ जाएगा बेटा, फिगर आ जाएगा. राइट, आर यू ऑल क्लियर. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6B एज वेल. तो ये आपको बजट पे एक क्वेश्चन था. बजट का क्वेश्चन आपको आया हुआ है यहाँ पे 7 मार्क के लिए. अब हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड पार्ट है डिविजनल परफॉर्मेंस, उसमें से आप लोगों को EVA का क्वेश्चन पूछा हुआ है. देखने के लिए बड़ा क्वेश्चन है, बट सॉल्विंग में इतना कुछ नहीं है इसके अंदर. ये तो पूरा अपने को काम ही कॉस्ट ऑफ सेल से है, इसके पर यूनिट वगैरह से अपने को कोई लेना देना नहीं है. The company sold 5 lakh units of its product at a margin of 15% on cost. X की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ऑन कॉस्ट है, तो 20 का 15% हम ले सकते हैं. करेक्ट है. नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओके. ऑन 1/7, बात समझो, 1/7 यानी एकेडमिक ईयर, आपका जो ईयर है फिनेंशियल ईयर 3 महीने स्टार्ट होने के बाद, कंपनी सोल्ड एन एसेट ऑफ 2,50,000. द कॉस्ट एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका कॉस्ट था 3,50,000, 1,50,000 उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, 2.5 लाख में आपने बेचा है. द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10%. WDV अपने को लगाना पड़ेगा, वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगना बाकी है. देयर इज नो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. तो आपने जो असेट का सेल किया उस पर कोई टैक्स नहीं है अपने को. मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग. ये आपका बॉन्ड है, मतलब डेट है, और ये दोनों आपका इक्विटी है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये आपका RF. निफ्टी मतलब आपका मार्केट रिटर्न है RM. इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, ये आपका टैक्स रेट है. बीटा फैक्टर 0.9, ये अपने को कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से जो अपन KE का फॉर्मूला लगाते हैं ना, उसके लिए अपने को ही लगेगा. आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकाल के देना है. अगर आपको EVA निकाल के देना है
EVA का छोटा सा क्लियर कट फॉर्मूला रहता है नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स, और उसमें से हम क्या करते हैं अपना जितना भी कैपिटल है उसको उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें से माइनस करते हैं, ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट कितने का है 20%, प्रॉफिट कितना है 15% ऑन कॉस्ट, तो 20 इंटू 15%, डायरेक्टली प्रॉफिट लो ना, बाकी चीज़ें उससे करना क्या है 20 इंटू 15%, 3 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट अपन अर्न करेंगे। कितने यूनिट्स अपने पास 5 लाख, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मैं मान रही हूँ, आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पे जितने भी आपके ओवरहेड्स थे ना इसके अंदर डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है, ऐसे मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने नीचे अजम्पशन भी लिखा है, इट इज़ अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द ओवरहेड इन द कॉस्ट शीट। तो हम इसको क्या करेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मानेंगे। तो हम क्या इंटरेस्ट भी ऑफकोर्स, लेकिन इंटरेस्ट अपने नोटपैड के अंदर कंसिडर नहीं करते हम ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको आपका कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक देखना पड़ेगा। कहाँ गया हमारा वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन का, ये रहा। कॉस्ट है 3,50,000, 1,50,000 एक्यूमुलेटेड था, तो WDV कितने का बचा 2 लाख का बचा। उसमें से 2 लाख पे 10% चार्ज करेंगे, लेकिन कितने महीने, सिर्फ 3 महीने, क्योंकि 3 महीने के बाद उसको बेच दिया है, तो 10% इंटू 3/12 कितना आ जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा। 5,000 हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया, तो EBIT कितना आ गया अपना 14,95,000। अब हम लोग इसमें से डायरेक्टली, क्योंकि नो पैट है, हम इंटरेस्ट को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हम इसमें से क्या करेंगे डायरेक्टली टैक्स को हटा देंगे 30% का। तो आपके पास नो पैट आ जाएगा 10,46,500, 10,46,500। ये आपके पास क्या आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग इनकम, वो भी आफ्टर टैक्स। अनदर मेथड जो आप लोग करते होंगे कि आप लोग EBIT में से इंटरेस्ट हटा दो, टैक्स हटा दो, और फिर इंटरेस्ट को टैक्स हटा के ऐड बैक कर लो, मतलब नेट ऑफ टैक्स आप इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं ऐड बैक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो हमारे पास नो पैट आ गया है। अब बात रही अपने KO की, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो KD हम आएंगे 12% बॉन्ड लिखा हुआ है, तो उसमें से टैक्स हटा दिया, और कुछ तो डेट का डिटेल नहीं दिया है। KE अपन डायरेक्टली फॉर्मूला में लेके जाएंगे RF प्लस बीटा RM माइनस RF, तो ये 10 प्लस 0.9 15 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 14.5%। फिर अगर हम आते हैं अपना बैक निकालने के लिए, तो से अपना FM वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सोर्सेस अमाउंट उसका वेट दिया है, उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करोगे तो 11.08, हो सकता है 11.09, हो सकता है 11.1 भी आया होगा, ये अपने डेसिमल पे डिपेंड करता है। आप जितने डेसिमल होंगे अकॉर्डिंगली आपका आंसर वेरी करेगा। 18 लाख को मैंने उससे मल्टीप्लाई कर लिया, 1046 से माइनस कर दिया, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर 8,47,060 आया है। 8,47,000 8,47,000 से थोड़ा आगे और 400-500 रुपये में आगे जा सकता था आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप लोगों का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7A, ये क्वेश्चन था आपका EVA पे 7 मार्क का सॉल्वेबल क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम आएंगे लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर लिए थे, जहाँ पे अपने को फॉर्मूला लगाना रहता है y इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला, करेक्ट है। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र सीरीज में भी कवर किए थे कि इस टाइप के इंडेक्स अपन कैसे करेंगे सॉल्व। सो आपको यहाँ पे दे दिया है, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फाउंटेन पेन्स रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट्स ऑफ अ न्यू फाउंटेन पेन। द फर्स्ट यूनिट वाज मेड इन 20 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो पहले यूनिट के लिए आपको कितने घंटे लग गए 20 घंटे लग गए, करेक्ट है। उसके बाद द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट्स 80% लर्निंग का उसका इंडेक्स आपको दे दिया है। सो फार 6 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड। अभी तक कितने यूनिट्स कंप्लीट किए 6, ठीक है। 6 यूनिट्स के आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिए हैं। तो आपको नीचे सारे कॉस्ट और सेल्स के उसकी डिटेल्स दे दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट एंड सेल प्राइस। एनालाइज द एस्टिमेटेड सेल प्राइस ऑफ द फाउंटेन पेन फॉर द इनिशियल ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट्स। तो पहले 16 यूनिट्स के लिए काम करो, उसके बाद मिनिमम कोटेड प्राइस निकाल के दो। अगर उस 16 के बाद 20 यूनिट्स आए तो पहले 16 के लिए कोई अपने को फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली डबल से जा सकते हैं, 1 2 4 8 एंड 16, करेक्ट है। 16 के बाद ये 20 यूनिट्स डबल में नहीं चलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई विल शो यू हाउ इट इज डन। पहला वाला तो बहुत आसान था, इसका फर्स्ट पार्ट 1 2 4 8 16 लिया,
20 से 80%, 80%, 80%, 80% किया तो 16 के लिए अपने को कितना मिल गया 8.192 आवर्स, विच वॉज ऑलरेडी गिवन ऑल्सो, बट हमने सॉल्व कर दिया। 8.192 इंटू 16 आवर्स किया तो कितना हो गया, ये टोटल 131.072 आवर्स हो गए। करेक्ट है। अब आप लोगों को क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकाल के देना है। तो अपने को डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है 20 रुपये का, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। डायरेक्ट लेबर अपने को 6 रुपये का बोला है, वेरिएबल ओवरहेड 0.5, फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपये का। तो यहाँ का आपके पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन ने बोला है राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल, तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया हुआ है, राउंड ऑफ किया हुआ है। प्रॉफिट 20% ऐड किया तो टोटल सेल्स मिला, 16 यूनिट से डिवाइड किया तो हमको मिल गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट 137.049, मतलब 0.5 कर लिया हमने इसको, थोड़ा सा वो हाथ से ऐसे बिखर गया है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पे अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16 यूनिट ऑलरेडी बन चुके हैं, नेक्स्ट ऑर्डर है 20 यूनिट का। तो टोटल कितने यूनिट से आपके, टोटल 36 यूनिट्स है। एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगा हुआ था अपने को 20, टोटल यूनिट्स 36। करेक्ट है, इंडेक्स आपको दिया हुआ है। तो y इज इक्वल्स टू ax रेज टू b, तो 20 इंटू 36 रेज टू 0.322 नेगेटिव आपको दिया हुआ है, उसका वैल्यू 0.3154। वो इधर आके हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। तो आपके टोटल आवर्स जो हो जाएंगे पर यूनिट आवर हो जाएंगे 6.308, कितने यूनिट्स के लिए 36, तो टोटल आवर्स 227.088। पर इसमें से 16 यूनिट के आवर्स हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो बचे हुए 20 यूनिट्स के लिए आपको कितने आवर्स लगेंगे, 96.016। सेम तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो ऊपर किया, पर यूनिट 20, डायरेक्ट लेबर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0.55, प्रॉफिट 20% ऐड करेंगे, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 90.25 आपका रेट हो गया पर यूनिट। जबकि यहाँ पे आपका रेट कितना था, 137 था मेरे हिसाब से, 2192.796 डिवाइडेड बाय 16। यस, एक सेकेंड है, 2192.796 डिवाइडेड बाय 16, 137 से अब आपका पर यूनिट रेट कितना हो गया, 90.25। ये आपका लर्निंग कर्व पे बहुत ही इजी और सॉल्वेबल क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 डेसिमल बोला था तो हमने 2 डेसिमल कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7B की बात करेंगे। लर्निंग कर्व आपका 7 मार्क का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 एज एक्सपेक्टेड डिसीजन ट्री पे क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये भी बनाने जैसा था। Mr. Gurbik, a farm owner, is seriously considering the drilling of a farm well. In past, only 70% of the wells drilled were successful at 200 feet of depth. तो 200 फीट अपन डिग करेंगे, 70% सक्सेसफुल रहते हैं। मोर ओवर ऑन फाइंडिंग नो वाटर, आपने डिग कर लिया और पानी नहीं मिला, तो उसके बाद भी कुछ लोग और 250 फीट क्या करेंगे, अप टू 250 यानी और 50 फीट डिग करेंगे, और उसमें कितना परसेंट लोगों को पानी मिलेगा, 20% को। कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग 50 रुपीज़ है पर फिट। अगर कुछ नहीं मिलता है तो पानी खरीदना पड़ेगा 15,000 रुपये से, ठीक है। आपके पास डिसीजंस, डू नॉट ड्रिल एनी वेल, ड्रिल ही मत करो, ड्रिल कर रहे हो 200 तक, और अगर 200 पे नहीं मिला तो फिर से एक बार ड्रिल किया 50 और ज़्यादा, मतलब टोटल 250 तक आपने ड्रिल किया। तो डिसीजन ट्री बना के देना था, और आपको यहाँ पे EMV भी निकाल के देना था, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू निकाल के देना। सबसे पहला डिसीजन आता है ड्रिल करे या ना करे। ड्रिल ना करे तो सीधा 15,000 रुपये अपने को लगने वाले। अगर ड्रिल किया 200 फीट तक तो 1 फीट का 50 रुपये, तो 10,000 का खर्चा पक्का लगने वाला है। अब 200 फीट पे ड्रिल कर लिया, हो सकता है आप सक्सेसफुल हो या सक्सेसफुल ना हो। अगर सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने थे अपने, 0.7, ना होने के चांसेस कितने थे, 0.3, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आप सक्सेसफुल हो तो वेल एंड डन, नहीं है तो अपने पास एक और ऑप्शन था कि और 50 फीट के लिए ड्रिल करो, 50 रुपये से 2,500 रुपये का खर्चा, या तो डायरेक्टली वाटर खरीद लो। और 50 फीट ड्रिल करने के बाद 20% चांस है कि आप सक्सेसफुल हो, और 80% चांस है आप सक्सेसफुल नहीं हो। अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो अब क्या करना पड़ेगा, पानी तो खरीदना ही पड़ेगा। ये छोटा सा उसका क्या था बेटा, डिसीजन ट्री था, राइट। उसके बाद EMV अपने को 2 पॉइंट्स पे निकालना था, एक A और एक B। कभी भी EMV निकालते हैं तो हम इस तरीके से आते हैं, पीछे से आगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपने को कोई कॉस्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो 0.2 इंटू 0। अनसक्सेसफुल हो तो 0.8 चांसेस है, और 15,000 का पानी है, तो ये 12,000 हो जाएगा। ये क्या था, डिसीजन B था। A पे आओगे, A पे तो फिर से सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, 0.7 इंटू 0। बट
आप जैसे जैसे पीछे आते हो 14,500 का खर्चा, 14,500 का खर्चा कैसे आने वाला है मैं वो भी समझाती हूँ आपको। 12,000 अपने को ये देखो ऊपर लग रहे कब, अगर आप ये पानी खरीदते हो तो, करेक्ट है, ये वाला पानी खरीदते हो तो 12,000 होता है। 12,000 में और 2,500 ऐड करने पड़ेंगे ना। क्यों 2,500 ऐड करने पड़ेंगे? क्योंकि अब देखो डिसीजन ए की बात कर रहे हैं, बट करेक्ट है, अपने डिसीजन बी तो देख लिया है। अगर हम ए की बात करेंगे, ये लेट्स से 2 की बात कर रहा हूँ, 2 की बात करोगे तो ये 15 to 50 2,500 भी तो लगने वाला है। ये 15,000 का अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये 12,000 हो जाता है। ये 12,000 के अलावा ये 2,500 भी तो आपके पास है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे खर्चा कितना हो गया आप लोगों का? 14,500 इंटू 0.34350। तो ए और बी में से आप आइडियली कौन सा चूज़ करना चाहिए? आप बी वाला चूज़ करना चाहिए, ए वाला चूज़ करना चाहिए, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे आएंगे, डिसीजन लेना है आपको। आइडियली अब यहाँ पे आपको क्या लेना होता है? डिसीजन लेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी। तो पहला आपका डिसीजन आएगा ये वाले पॉइंट पे, दिस इज़ योर डिसीजन पॉइंट कि हम ड्रिल करें या पानी खरीदें। अगर आप ड्रिल कर लेते हो अप टू 250 फीट तो अपना बी वाला कॉस्ट कितना हो गया है? ये 14,500 का। अब भी ऊपर निकाला। या डायरेक्टली पानी खरीदते हो तो कितने का खर्चा हो गया? 15,000 का। अगर आप ड्रिल ना करते हो, फर्स्ट वाले पॉइंट पे आओ, ड्रिल 200 फीट पे करेंगे, एक्स्ट्रा ड्रिलिंग की बात नहीं चल रही है, या पानी खरीदेंगे तो 15,000 होगा। या तो ये 10,000 में ऊपर का खर्चा क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, 4350 जिसको हमने सिलेक्ट किया था। तो 4350 प्लस 10,000 करोगे तो 14,350। तो आइडियली आपने क्या करना चाहिए? ड्रिल करना चाहिए। डिसीजन 1 पे लिया हुआ ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8B एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो एज इट इज़ आपके मॉड्यूल में किधर भी नहीं है, बट आप चाहो तो मैं आपको इसका आंसर लिख के दे देती हूँ। मैंने लिखा हुआ है इसका आंसर फॉर यू ऑल, आई जस्ट शो इट टू यू। A responsibility accounting system helps organizational unit managers to conduct the 5 basic control functions. In this context, discuss the said 5 control function. As it is module में as it is नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के आप इसको आंसर कर सकते थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कौन से फंक्शन से मदद करता है या कंट्रोल फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसके अंदर एक्चुअली आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी का मतलब है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट बनता है। जैसे कि आप अपना डेटा सिक्योर करेंगे, सिक्योर इंटरनल कंट्रोल्स। It may also be useful for goal framing, recording performance हो सकता है। इसके अंदर गोल सेटिंग हो सकता है। तो थोड़ा जनरलाइज काइंड ऑफ आंसर आप इसको यहाँ पे ले जा सकते थे। आप यहाँ पे, मैंने रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस लिखा, गोल सेटिंग लिखा, सिक्योरिंग इंटरनल फंक्शंस लिखा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंपेयरिंग परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो आप यहाँ पे। आइडेंटिफाइंग कुछ डिस्क्रिपेंसीज आपको मिली है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑल्सो इन्फॉर्म मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट को क्या कर सकते हो बेटा? इन्फॉर्म भी कर सकते हो। इस टाइप के थोड़े सब पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ विच मे फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। इन्फॉर्म मैनेजमेंट की जगह पे आपने एक और रिफाइंड वर्ड लिखा होगा तो लेट्स से वो रिपोर्टिंग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आप रिकॉर्ड डेटा लिख सकते हो, डेटा एनालिसिस लिख सकते हो। डेटा एनालिटिक्स डीए वाला नहीं, डेटा एनालिसिस करो ऐसा करके। तो आप ये कोई भी कंट्रोल बेसिक जो है इसमें से कंट्रोल फंक्शन में से लिख सकते हो। एक जनरलाइज्ड आंसर था। सो योर वाज योर होल एमए पेपर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भागने की घाई मत करो। 8A की हम बात करेंगे तो ये डिसीजन ट्री पे क्वेश्चन था आप लोगों का, और 8B की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे क्वेश्चन था, 7 मार्क्स 7 मार्क्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? पहली बात तो एमए का पेपर अच्छा फाड़ू था, कहीं ना कहीं हम प्रिपेयर्ड भी रहते कि चारों में से एक पेपर ऐसा आता ही आता है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड इफ़ यू वर नॉट प्रिपेयर्ड तब भी हम एक चॉइस ऑफ क्वेश्चन वाइजली कर सकते थे। ऑफकोर्स क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो पार्ट था उसका मैं थ्योरी पार्ट आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ। अब हम बात कर रहे हैं ये आगे के पार्ट की।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव हम डर गए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2A 2B आपका सॉल्व करने जैसा था। इट वाज प्रीटी सॉल्वेबल क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते थे क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 2 के बाद शायद आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते थे, मार्जिनल बेस्ड था ये। 4 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते थे और क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते थे। तो बेसिकली आपको कितने थे, 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 7 क्वेश्चन थे आपके पास, राइट। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 को कहीं ना कहीं इग्नोर करके बाकी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको ये सारा हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करेंगे। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि आकाश अग्रवाल क्लासेस की बैच फॉर ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 स्टार्ट हो रही है 5 जनवरी से। सो इफ़ यू वांट टू अवेल फॉर एनी ऑफ द बैच राइट नाउ, लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन। डिस्काउंट से एक और बात याद है, याद दिलाओ, मैं आपको बताती हूँ। लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन। सो आप लोग वो डिस्काउंट्स के चलते फटाफट से अपना सीट बुक कर सकते हो फॉर ग्रुप 1 और फॉर ग्रुप 2। और ये डिस्काउंट के अंदर आपको फेस टू फेस पे भी अप्लाई होगा, लाइव स्ट्रीमिंग पे भी अप्लाई होगा। रिकॉर्डेड का तो बहुत भारी का चल रहा है, मैं आपको वही बताती हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड परचेज करना चाह रहे हो तो एक 5 मिनट में वो भी समझाती हूँ। तो आकाश अग्रवाल क्लासेस एक्सक्लूसिव फॉर CMA। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि हमारी पूरी टीम सिर्फ CMA वालों को पढ़ा रही है, मतलब हमारे दिन रात के सारे एफर्ट्स सिर्फ CMA के स्टूडेंट्स पे ही लगे हुए हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो टुडे एंड दीज डेज आर द राइट टाइम टू डू इट, बिकॉज अच्छे खासे ऑफर्स चल रहे हैं, क्वालिटी वाले लेक्चर्स होते हैं। जिनको ग्रुप 1 अवेल करना है या ग्रुप 2 अवेल करना है या आपके फ्रेंड्स को अवेल करना है तो आप ज़रूर बताएं। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रोलर में चल रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपना सीट बुक कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल फीस अभी है जो चल रही है। ऑल्सो आई एम टेलिंग यू एंड दिस इज़ क्रिसमस ऑफर फॉर यू ऑल। और ये क्रिसमस ऑफर स्टार्ट हो रहा है 22 से 29 तक, जिसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो 10,999 में पूरा ग्रुप 2 अवेलेबल है। अगर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले रहे हो तो 10% का ऑफ है, और अगर आप कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप ले रहे हो तो 20% का ऑफ है। कोड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये जो कोड्स है इसके अंदर वैलिडिटी व्यूज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। 22 से 29 तक आप लोगों के लिए ये क्रिसमस ऑफर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 जो 5 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। ये बैच में अगर आपको एनरोल करना है, हैवी डिस्काउंट्स अवेल करने हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। धीरे धीरे और जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके सोल्यूशंस भी आते रहेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर ये वीडियो ने आपको हेल्प की है तो ध्यान से वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप किस रेंज में मार्क्स स्कोर करना एक्सपेक्ट कर रहे हो। MCQ वाला वीडियो भी देख लो, हर सब्जेक्ट के इनफैक्ट MCQ वीडियोज आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन आवर चैनल। डिस्क्रिप्शन में सब देखने मिलेगा आप लोगों को। और अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो और आप कुछ रिविजन लेक्चर्स ढूंढ रहे हो तो फास्ट ट्रैक जैसे लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ऑल्सो विच यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इज लाइक अ ट्रेजर बॉक्स टू यू ऑल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर CMA रिलेटेड वीडियोज एंड अपडेट्स। बाय बाय, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।